हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो बच्चे अभी जल्द ही जुड़े हैं चैनल पर, उन्हें हम सूचित कर दें कि साइंस का पहला वीडियो हम लेके आए थे कोशिका। क्या लाए थे? कोशिका। और पहला वीडियो कोशिका का बेहतरीन रूप से 5 से 6 पार्ट में हमने किया है और उसको आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके कोशिका चैप्टर देख सकते हो। करंट का डेली वीडियो आता, आप नोट्स बनाते रहो। साइंस का वीडियो हम आज लेके आए हैं, दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं। अब दूसरा जो यूनिट हमारी शुरू हो रही है उसका नाम है पाचन तंत्र। क्या शुरू हो रहा है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र करीब करीब एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो एग्जाम में कम से कम यहां से 6 से 7 प्रश्न बनते हैं अधिकतर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, मान लो बायो का मेन जो चैप्टर है कोशिका, और कोशिका के बाद कौन होता है? पाचन तंत्र। यदि आप ये 2 चैप्टर ढंग से पढ़ लेते हो, समझ लो आधी बायो आपने समाप्त कर ली। तो महत्वपूर्ण चैप्टर, आप हमारे साथ बने रहिए। जितनी सरल भाषा में हो सकता है उतनी सरल भाषा में हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे भैया, ठीक है ना। करंट का वीडियो डेली आप लोग अपना नोट्स बनाते रहे, नोट करते रहे। लाइव क्लास डेली हमारी 9 बजे होती है बच्चा। किसी कारणवश अभी तक नहीं चल पा रही थी, अब फिर से पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी बहुत जल्द, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में नदियों का चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, वो भी प्रारंभ हो चुका है, और इधर साइंस का। तो उसी कड़ी में आज हम आगे चलते हैं और आज आपके सामने लेके आए हैं पाचन तंत्र। क्या लेके आए भैया? पाचन तंत्र। तो समझना यह है बच्चा, समझना यह है कि पाचन तंत्र में कैसे क्या कार्य करता है, कौन कौन होता है, सारी बातें एक एक तरह से समझते हैं। पाचन क्या होता है? सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि पाचन क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो पहले तो हमको समझना है पाचन क्या है। पाचन क्या होता है बच्चा? तो इसमें हमने पढ़ा है, लिखा भी है, जटिल भोज्य पदार्थ को। कहने का मतलब यह है पाचन क्या होगा? जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब समझना, जटिल भोज्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ बच्चा? जैसे आपने रसगुल्ला उठाया, जैसे आपने रसगुल्ला उठाया, समझना। अब रसगुल्ला तो साधारण हो गया। मान लो आपने पिज्जा उठाया और पिज्जा एक उठा के इसे मुंह में डाला, खाया। तो वो जो पिज्जा का एक बाइट आपने उठा के मुंह में डाला, तो वो पिज्जा जो था वो क्या था? जटिल भोज्य पदार्थ था। जैसे रोटी एक उठाया और सब्जी में लगाया खाया, ये क्या था? जटिल भोज्य पदार्थ था। और ये जब रोटी का टुकड़ा आपके अंदर गया तो कितनी सारी क्रियाएं हुई, कितनी सारी क्रियाएं हुई। और उस रोटी के टुकड़े से जो आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो क्या करेगा? ऊर्जा देगा। और ऊर्जा से क्या करते हैं? हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं बच्चा? कार्य करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? कार्य करती हैं। हमने कहा मतलब आपको समझना पाचन क्या है, तो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना। कहने का मतलब है रोटी आपने खाया, तो रोटी जब खा रहे थे, रोटी उठा के मुंह में डाले, तो उस समय वो क्या था? जटिल भोज्य पदार्थ था। और जब उस रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो वो क्या हो गया? सरल भोज्य पदार्थ हो गया। क्या हो गया? सरल भोज्य पदार्थ हो गया। और आपको पता है मानव का शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाएं जो होती है हमारे अंदर, जो ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऊर्जा। और ऊर्जा किससे प्राप्त करेंगे भैया? किससे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। किससे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से प्राप्त करेंगे। इससे प्राप्त करेंगे तो ये क्या होगा भैया? ये क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा भैया? आपकी ऊर्जा क्या होगा? कोशिकाएं जो होती है वो कार्य करने लगती हैं। जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ने में भी तो कोशिका कार्य करती, ऊर्जा लगती। तो ऊर्जा किससे मिलेगी? जब आप भोजन करोगे। तो समझना यहां से पाचन क्या है, तो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। लेकिन ये जटिल से सरल में बदलता कैसे है? तो इसमें 2 लोग भाग लेते हैं, 2 लोग मुख्य होते हैं। एक तो जल होता है, दूसरा कौन होता है? एंजाइम। कौन होता है? जल और एंजाइम। जल और एंजाइम। जैसे आपसे कोई कह दे पाचन, पाचन क्या है तो आप क्या बताओगे? जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में बदलना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। लेकिन पाचन की क्रिया किन 2 लोगों की उपस्थिति में संभव है? तो जल और एंजाइम। यदि जल और एंजाइम ना हो, यदि जल और एंजाइम ना हो बच्चा, तो क्या सरल बन सकता भोज्य पदार्थ? जटिल से सरल में बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। आप देखो, अच्छा यदि आपके अंदर एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन होती है। एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होती है। जैसे हमने कहा
मान लो जैसे आप भोजन करो और भोजन क्या हो, लार ना हो, एंजाइम उसमें भी होते हैं, लार ना हो, पानी ना हो, तो क्या वो सरल में बदल पाएगा? कभी नहीं बदल सकता। तो याद रखना, पाचन की क्रिया किन दो लोगों की उपस्थिति में होती है? तो जल और एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये भी याद रखना। सरल से अब पूछा जाएगा जटिल से सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया किन दो लोग करते हैं भैया? तो एंजाइम और कौन करता है? जल करता है। तो क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया और हमने कहा ये क्या है बच्चा? ये जटिल भोज्य पदार्थ है और ये किसमें बदल रहा है? सरल भोज्य पदार्थ में। तो किसकी सहायता से बदल रहा है? तो दो लोग होंगे, एंजाइम और जल होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहेंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में? तो जल और एंजाइम की उपस्थिति में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए पाचन की क्रिया में कौन से भाग सहायक होंगे? तो वो सहायक अंग अलग हो जाते हैं, पाचन की क्रिया करने वाले अंग अलग होंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? तो आप क्या बताओगे? एंजाइम और जल की उपस्थिति में। पूछा जाएगा जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति में बनता है? तो आप क्या बताओगे बच्चा? किसकी उपस्थिति में? जल और एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। समझ में आया? अब यहां से बात करें, जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट एक क्या है? जटिल है। ये क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ है। जैसे आप रोटी का टुकड़ा खाए तो ज्यादातर भोजन से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलती है, प्रोटीन मिलता है। तो ये सब जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ है। और ये जब शरीर के अंदर क्रिया करते हैं तो ये सरल भोज्य पदार्थ में कब बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जब भी टूटेगा तो ये ग्लूकोज में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में बदलता है। जैसे वसा की बात करें, वसा जब टूटता है तो हमेशा फैटी एसिड में बदलता है। तो फैटी एसिड क्या है? वसा क्या था भैया? जटिल भोज्य पदार्थ था, और ये जब सरल में बदला तो कैसे बदला? फैटी एसिड में बदल गया। वसी अम्ल इसी को बोल देते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं जिसे। अब प्रोटीन की बात किया जाए तो प्रोटीन क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ है, और जब ये सरल में बदलता है तो किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। आपको पता चल रहा होगा बच्चा, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल भोज्य पदार्थ है, और ये जब बदलेगा तो किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। वसा किसमें बदलेगा? फैटी एसिड में बदलेगा। और प्रोटीन किसमें बदलेगा? अमीनो अम्ल में बदलेगा। जब आप भोजन करते हो तो अधिकतर भोजनों में या तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या तो वसा मिलती है, या तो प्रोटीन मिलता है। और ये भैया तीनों क्या होते हैं? अलग अलग रूपों में बदल जाते हैं। देखो आपको याद होगा भैया, जैसे बात किया जाए तो ग्लूकोज, जैसे आप ग्लूकोज को जानते हो क्या कहते हैं? आपको पता होगा भैया C6H12O6, ठीक है ना? ये ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज के बारे में बात किया जाए, जब ये ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ जब हमारे अंदर जाता है तो आपको पता है यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और जब इसके अंदर जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। और जब हमें ऊर्जा मिल जाती है, तो जैसे हमें पढ़ना है, खाना है, बोलना है, खेलना है, लिखना है, चिल्लाना है, ये सब कैसे होता? ऊर्जा के द्वारा। तो ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देती है। और बात किया जाए कौन जा रहा अंदर? तो ग्लूकोज, और कौन जा रहा? ऑक्सीजन जाता। लेकिन आप एक चीज समझे हो, जैसे आपने रोटी खाया, आलू खाई, तो आलू जब रोटी खाते हो तो क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट। क्या होता? कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है? एक जटिल भोज्य पदार्थ है। वो क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ है। और जब वो सरल में बदलता है, जब जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में जब बदल जाता है तभी तो हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसे वसा, आप कोई चीज ऐसी खाए जिससे आपको वसा मिला, और वसा किसमें बदलेगी? अब वसा को बदलने के लिए शरीर के अंदर बहुत सारे अंग होंगे जो कार्य करेंगे। अभी आगे देखेंगे, जैसे आप देखोगे मुख गुहा होगी, ग्रसनी होगी, ग्रास नली होगी, सबका अपना अपना एक कार्य होगा, करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, सरल भोज्य पदार्थ में जो होता है, सरल भोज्य पदार्थ से ही क्या करता है? डायरेक्ट हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो आपको पता कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा भी होगा, कोशिका चैप्टर सब बताए हैं। तो कहने का मतलब एक चीज जानो, जैसे आपने भोजन किया, भोजन किसमें बदला? सरल में। और सरल के बाद क्या मिली हमको? माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिली, और ऊर्जा के द्वारा हमने क्या किया? पढ़ने लिखने का कार्य किया। तो एक चीज एक समझना होगा यहाँ पर, बेसिक तत्व यह है, जैसे हम खाना खाए तो खाना हमारा जो गया वो जटिल था, जटिल से जब वो सरल में बदला, और सरल के बाद उसने क्या किया? ऊर्जा में रूप लिया, ऊर्जा का रूप लिया, और ऊर्जा जब हमारे अंदर आ गई तभी हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोमा में मरीज चला जाता है,
आपने देखा होगा जब कोमा में कोई मरीज चला जाता वो भोजन करता नहीं है, तो कोमा वाले मरीज को क्या है बच्चा, क्योंकि उसके सारे अंग कार्य थोड़ी करते, ये अंग कार्य नहीं करते। और आपको पता है ये जो अंग होते हैं, ये जितने अंग होते हैं तो ये पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते, और इनका एक ही कार्य है जटिल को सरल में बदलने का। ये सभी अंग क्या करते हैं, कार्य करते, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल में बदलने का कार्य करते। अब कोमा वाला जो मरीज है उसके अंग काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे जिंदा रहेगा, तो उसको जिंदा रहने के लिए मालूम क्या करना पड़ता है बच्चा, तो उसको जिंदा रहने के लिए डायरेक्ट उसको सरल भोज्य पदार्थ दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डायरेक्ट उसको, अब भोजन नहीं दिया जाएगा उसको, अब उसको सीधा क्या दे देंगे, ग्लूकोज दे देंगे। अब ग्लूकोज जब उसको डायरेक्ट मिल जाता है, अब सांस ले रहा तो उसमें भी तो ऊर्जा चाहिए, तो डायरेक्ट उसको क्या मिलता है, ग्लूकोज दे दिया जाता। अर्थात कोमा के मरीज को सीधा डायरेक्ट सरल भोज्य पदार्थ दिया जाता है, और जो चकाचक हमारी तरह घूम रहा है वही का दिन जाए जटिल भोज्य पदार्थ। और हमारा शरीर फिर का करी, पूरा दिन जटिल का काहे में बदली, सरल में बदली, और सरल में जैसे बदल जाएगा तो क्या मिलेगी उसको, ऊर्जा, और ऊर्जा के द्वारा क्या करेगा, कार्य करेगा। समझ पाए ना, यही प्रोसेस हमारा शरीर करता रहता है, तो समझ गए होंगे भाई, है ना। तो अब यहां बात करते हैं पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य भाई अंग कौन कौन से हैं। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले दो तत्व होते हैं, समझना। पहले कौन होती है, आहार नाल होती है, और दूसरा कौन होता है, पाचन ग्रंथियां होती है। अब बात करें आहार नाल के बारे में, आहार नाल जो होती है, ये जो यहां से लेके यहां तक जो चित्र दिख रहे हो, यहां से लेके ये पूरा चित्र क्या है, आहार नाल का होता है। आहार नाल यहां से लेके ये मुंह जहां शुरू हुआ यहां से लेके नीचे तक का ये पूरा क्या होता है, आहार नाल। और आहार नाल की बताते हैं भैया कि इसकी जो लंबाई है 30 फुट होती है, लगभग कितनी होती है, 30 फीट के आसपास होती है आहार नाल की लंबाई। तो आहार नाल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, कौन कौन आएगा, तो कौन आएगा, मुख गुहा आएगी, ग्रसनी आएगी, ग्रसनी यहाँ है ना, मुख गुहा जो मुंह है, मुंह के अंदर की पूरे दांत, जीभ है ना, और जीभ के अंदर लार ग्रंथियां क्या होंगी, ये सब पूरा इसी में आ जाएगा। मुख गुहा आएगी, ग्रसनी आएगी, ग्रास नली आएगी। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, यहाँ से खाना खाली काहो लुढ़क के नीचे जाता है, इसे ढंगत चला जाता है, तो ये क्या होती है, ग्रास नली होती है, ठीक है ना। फिर ग्रास नली के बाद क्या होता है, अमाशय होता है, अमाशय के बाद छोटी आंत होती है, फिर कौन होती है, बड़ी आंत। आप इधर देख सकते हो चित्र में, जब मुंह, ये तुम्हारा जो गोला वाला मुंह है, ठीक है ना, मुंह के अंदर खाना जाए तो कहाँ है, ग्रसनी फिर ढकेल दे तो कहाँ है, ग्रास नली, कहाँ है, ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली से नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, अमाशय, और अमाशय के बाद ये जो राउंड ऐसे ऐसे घूमी है, इस तरह से राउंड घूमी है, ये क्या है बच्चा, इस तरह से देखो ये घूमी है ना, राउंड इस तरह से इसकी तरह घूम रहे, तो ये क्या है, छोटी आंख। अब आप कहोगे छोटी आंख देखने में तो भैया बड़ी लगती है, लेकिन छोटी क्यों, तो छोटी आंत का जो व्यास होता है, व्यास इसका कम होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहते हैं, और बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। और यहां से जो ये जा रही, ये वाली है ना, ये वाली जा रही है इधर, है ना, ये कौन है, बड़ी आंत है, ये कौन है, बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत क्या होती है भैया, देखने में छोटी लगती है, और छोटी वाली बड़ी लगती है। लेकिन कभी पूछ लिया जाए बड़ी आंत का नाम बड़ी आंत क्यों है, छोटी का छोटी क्यों है, तो छोटी आंत का व्यास छोटा होता है, इसलिए क्या होता है भैया, छोटी होती है, और बड़ी आंत का क्या, व्यास बड़ा होता है, लंबाई कम होती है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, तो इसलिए उसका व्यास क्या होता है भैया, बड़ी आंत का बड़ा होता है, इसलिए उसका क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। तो इस तरह से भोजन क्या होता है, एक प्रोसेस है, मुख गुहा में डालोगे, ग्रसनी जाएगा, ग्रसनी से ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से अमाशय में जाएगा, अमाशय से छोटी आंत, और छोटी आंत से बड़ी आंत, है ना। तो ये कैसे पूरा सिस्टम कार्य करता है हम आगे बात करेंगे भैया, तो आप समझ सकते हो, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इधर आएंगे तो पाचन ग्रंथियां कौन होती है, तो लार ग्रंथियां होती है। अब लार ग्रंथियां कहाँ होंगी वो चर्चा करेंगे, ठीक। यकृत कौन होता है, अग्नाशय कौन होता है, तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें अब हम डायरेक्ट किसकी चर्चा करेंगे, मुख गुहा। अब मुख गुहा के अंदर जीभ होगी, दांत होंगे, लार ग्रंथियां होंगी, सब एक एक करके भैया इसकी क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगे। तो सभी लोग जुड़ते रहिए, कमेंट के माध्यम से बताते रहिए क्या चीज आपको समझ में आ रही, क्या नहीं आ रही। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए भैया। धन्यवाद जुड़ने के लिए।